बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फोर्सेस के बारे में है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फोर्स क्या है। ज़ाहिर है, जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का बहुत गहरा ताल्लुक है फोर्स के साथ। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या है, फिर हम देखेंगे मोमेंटम क्या है, और फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो चलें देखते हैं कि आपके पास फोर्स क्या है। किसी भी पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स को उर्दू में कुव्वत कहा जाता है। इसके यूनिट्स न्यूटन के हैं। किसी भी किस्म की पुश या पुल, यानी जब आप चीज खींचते हैं या किसी चीज को धकेलते हैं तो ये चीज कुव्वत कहलाती है, या इसको आप फोर्स कहते हैं। तो किसी भी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके नतीजे में उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, और यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो मोमेंटम की है कि मोमेंटम क्या चीज है। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी और मास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ज़ाहिर है, बॉडी है तो उसका मास है, और अगर वो मूव कर रही है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी है। तो ये जो प्रोडक्ट होती है मास और वेलोसिटी की, इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, कि ऑब्जेक्ट का कोई मोमेंटम मौजूद है। इसी तरीके से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम कहलाता है इम्पल्स। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल क्या है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो अगर कोई बॉलर जो है आपको बॉल करवाता है, और आप बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, कुछ सेकंड सेकंड का भी कोई छोटा सा लम्हा होता है जिसके लिए एक फोर्स लगाते हैं बैट से बॉल पर, या आप खेलते हैं बैडमिंटन तो आप रैकेट से एक फोर्स लगाते हैं शटल पे, बिल्कुल सेकंड के भी किसी हजारवें हिस्से में। तो उससे फिर क्या होता है कि आपके पास ये जो फोर्स है, लार्ज फोर्स है जो आप उस बॉडी पे लगा रहे हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको आप इम्पल्स कहेंगे, और इस किस्म की जो फोर्स होगी वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मोमेंटम क्या है। आप कायनात में फिजिकली जब प्रेजेंट है तो आपके इर्द गिर्द डेली लाइफ में हर तरफ ही मोमेंटम है। यानी आप मूव कर रहे हैं, खुद से चल रहे हैं तो आपकी एक वेलोसिटी, आपका एक मास है, तो ये भी मोमेंटम है। कोई साइकिल कहीं मूव कर रही है तो वो भी मोमेंटम है। कोई गाड़ी कहीं से मूव कर रही है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो उसका भी मोमेंटम है। मतलब दुनिया में आपको जितनी भी चीजें नजर आती है ना जो चल रही हैं, जिनकी कोई ना कोई स्पीड है, कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो उनका कोई ना कोई मोमेंटम जरूर होगा। चाहे आप पैदल चल रहे हैं, चाहे आप किसी बाइक पे जा रहे हैं, चाहे आप कार में मूव कर रहे हैं तो कार का मोमेंटम होगा, बाइक का मोमेंटम होगा। आप चल रहे हैं तो आपका मोमेंटम होगा। आप मूव कर रहे हैं, अपने हाथ को हिला रहे हैं तो आपके हाथ का मोमेंटम होगा। ठीक है जी। तो मोमेंटम हर तरफ मौजूद है। तो मोमेंटम है क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकली इसको हम सिंबॉलिकली मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऊपर वेक्टर साइन है। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, v को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, जो p इज इक्वल टू mv, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम भी, क्योंकि हमने ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो वेलोसिटी की है। जैसे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो मोमेंटम भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। अब मोमेंटम के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं केजी फॉर मास, मीटर पर सेकंड फॉर वेलोसिटी। दूसरे इसके यूनिट है न्यूटन सेकंड। तो ये दोनों मोमेंटम के यूनिट है। डायमेंशंस इसकी है एम एल टी माइनस 2। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमने पढ़नी है दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स का जिक्र पहले आ चुका है कि इम्पल्स क्या है, कि व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको आप इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इट इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, एफ मल्टीप्लाइड बाय टी। दिस इज नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्ट होगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे देगी जो कि इम्पल्स है।
अब इसकी जो डायरेक्शन है इम्पल्स की वो भी ऐसे ही है जैसे कि फोर्स की जो होगी डायरेक्शन, और इसी तरीके से इसके जो यूनिट है वो भी केजी मीटर पर सेकंड के बराबर है और न्यूटन सेकंड के बराबर है। इसकी जो डायमेंशन है वो भी mlt-1 है। मतलब अब हमें यहाँ से क्या चीज नजर आ रही है कि इम्पल्स की यूनिट्स भी वही है जो मोमेंटम के हैं, इम्पल्स की डायमेंशन भी वही है जो मोमेंटम की है, तो इम्पल्स भी एक तरह का मोमेंटम है। अब हमें देखना है कि रिलेशनशिप क्या है इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान में। हम कहते हैं कि इम्पल्स जो है वो एफ मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है वो आपके पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, क्योंकि फोर्स बराबर है एम ए के। और ये मैथ आ गया। एक्सेलरेशन बराबर है किसके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने वो इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी आ गया। अब हम ये जो फोर्स की वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी इंटू टी। टाइम टाइम से कैंसिल हो गया एंड देन इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। So we can say कि instantaneous change in momentum of the body due to impulsive force is called impulse। कि मतलब जो इस momentum of the body में एक instantaneous change आएगी impulsive force की वजह से वो impulse कहलाएगी। यानी हम इसको कैसे example इसकी देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको example दी थी कि आपको किसी ने बॉल करवाई है, आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आपने जब उसको हिट किया बॉल को, तो अब जो बॉल की वेलोसिटी एकदम चेंज हो गई है, उसके मोमेंटम में जो चेंज आया है वो किस वजह से है, आपके फोर्स लगाने से। अदरवाइज तो वो जिस डायरेक्शन में चल रही थी वो उसी डायरेक्शन में चलती रहती। तो ये जो चेंज आया है उसके मोमेंटम में, बॉल के मोमेंटम में आपकी इम्पल्सिव फोर्स की वजह से, ये कहलाता है इम्पल्स। अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसके लिए हमें जरूरी है पहले एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जानना कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई फोर्स ना लगा सके। मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी उस सिस्टम का हिस्सा है उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती है। ऐसे सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसकी एग्जांपल किसी कंटेनर में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे है। और उसकी एग्जांपल ये देखें, ये कंटेनर, इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है और ये जो लिक्विड है इसमें कुछ गैस भी है। ठीक है, गैस कौन सी होगी, वेपर्स होंगी। इसको हमने हीट अप कर दिया और छोड़ दिया। अब ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसको ना तो हम बाहर से हीट दे सकते हैं ना इसका मैस चेंज हो सकता है। अगर ये क्लोज है लेकिन हम इसको हीट दे रहे हैं तो, और मैस चेंज नहीं कर रहे, तो ये एक क्लोज सिस्टम है, ये आइसोलेटेड नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इसको हीट भी दे रहे हैं और इसका मैस भी चेंज हो रहा है तो फिर ये ओपन सिस्टम होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम है, जिसको ना तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ना उसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मैस चेंज हो सकता है, ना उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। ऐसे सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो यकीनन जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर हम जो मौजूद है एयर वगैरह उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें तो इसको फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये आइसोलेटेड सिस्टम है नहीं, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि जो फोर्सेस हैं दे आर वेरी स्मॉल। एयर मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू अवर मैसेस। तो हमारे ऊपर जो लग रही होती है ना फोर्स, ये जो लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं, जो हमारा मोमेंटम है उसके ऊपर फिर वो फोर्सेस इतनी खास कोई निग्लिजिबल होती हैं, वो फोर्सेस उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अर्थ के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी तकरीबन अर्थ भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है, एक दूसरे का मैस m2 है, और वो वेलोसिटीज v1 और v2 के साथ मूव कर रही हैं। सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, ऑपोजिट में भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो और हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो v1 की वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन द v2 वेलोसिटी। फिर क्या होता है, ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं। आफ्टर कोलिजन वो दोबारा से अपनी डायरेक्शन, जो भी उनकी फास्ट डायरेक्शन है उसमें मूव करना शुरू हो जाती है और उनकी जो वेलोसिटीज है ना वो चेंज हो जाती है।
v1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है और v2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। अब मैथमेटिकली जो फोर्स एक्सर्ट करता है m1 m2 पे उसको हम f प्राइम कह देते हैं और जो फोर्स m2 एक्सर्ट करता है m1 पे उसको हम कह रहे हैं f। ये देखिए, जो ये फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसको f प्राइम कह देते हैं और जो ये इसके ऊपर करेगा उसको हम f कह देंगे। मतलब f m1 जो m2 पे कर रहा है उसको f प्राइम और m2 जो कर रहा है उसको f कह दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब f प्राइम क्या होगा आपके पास, फाइनल जो वेलोसिटी वन बॉल वन की आई है उसमें से हम माइनस करेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी हम अब कहेंगे कि m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 बाय t आ जाएगा। और इसी तरीके से जो चेंज इन मोमेंटम आया है मैथ्स वन में वो क्या आएगा, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 इंटू f इंटू टी। ये क्वेश्चन नंबर वन बन गई। अब सिमिलरली जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं सेकंड बॉल के लिए तो वो हमारे पास क्या आएगी, सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 इनिशियल मोमेंटम और डिवाइड हमने कर दिया इसको टाइम के साथ क्योंकि m v बाई t हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये दो हमारे पास फोर्सेस आ गई हैं तो अब इसमें सॉरी जो मैथ टू है इसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास आएगा, हम t को ले जाते हैं f की तरफ तो ये आ जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 इज इक्वल टू f इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू आ गई है, दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं ऐड। बाय एडिंग बोथ द इक्वेशंस वन एंड टू वी गेट m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2। ये देखें m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 इसमें प्लस हो रहा है m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 और इस साइड पर ऐड हो रही है f प्राइम इंटू टी में f इंटू टी। ये देखें m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 और ये f प्राइम t प्लस f t। अब क्या होगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 और ये दोनों f प्राइम और f हो जाएंगी ऐड और साथ में हम मल्टीप्लाई करें t से। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको कुछ और कहता है, वो ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब देखें आपके पास f प्राइम रिएक्शन की फोर्स है, f आपके पास एक्शन की फोर्स है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो डायरेक्शन के लिए हम माइनस f लगा देते हैं। ये हमारे पास जो फिगर थी ये देखिएगा, इसमें आपको नजर आ रहा था कि जो ये वाली बॉल थी m1 अगर ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही थी ft तो f ये जो बॉल m2 है वो m1 पे फोर्स लगा रही थी माइनस f, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है फोर्सेस तो f प्राइम विल बी इक्वल टू माइनस f। जब हम ये वैल्यू इसमें लगाते हैं तो हमारे पास f प्राइम प्लस f जीरो के बराबर आ जाता है। हम इस f प्राइम प्लस f इज इक्वल टू नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को प्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर इक्वेशन नंबर थ्री में। यहाँ पर जब हम इस जगह पर इस वैल्यू को लगाते हैं तो हमारे पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 बिकम्स इक्वल टू नल वेक्टर। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। यहाँ पर अगर आप गौर करें दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल माइनस दिस इज द initial momentum of the first ball is equal to this is the final momentum of the second ball minus this is the initial momentum of the second ball। और अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास m1 v1 प्राइम और माइनस ये हमारे पास हो जाता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर कि यानी हम कहेंगे कि जो पहले वाला है आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 becomes equal to m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। thus हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम and the final momentum for an isolated system before and after collision remains constant। और जिसमें एक आर्चर की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर आप कहीं खड़े हो और आपके पास आर्च हो और आप कहीं एरो को छोड़ना चाहें इस बो से तो आप इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि आप उसको पहले पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ खींच के आप फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, देन ये जो फोर्स आपने पीछे की तरफ लगाई है जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसी की वजह से आगे जाएगा और ये उतनी ही फोर्स के साथ आगे जाएगा जितनी फोर्स के साथ आपने इसको पीछे खींचा होगा।